धोखा, गुलामी और नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म। बहुत सी कंपनियों की इब्तिदा में सियाबाब शामिल हैं, लेकिन वॉक्सवैगन की कहानी शायद सबसे ज्यादा डरावनी है। आज वॉक्सवैगन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों में से है, जो ऑडी, बेंटली और पोर्श जैसे बड़े ब्रांड की मालिक है। आप वॉक्सवैगन को उसकी मशहूर गाड़ियों से पहचानते होंगे, जैसे मासूम सी नजर आने वाली वॉक्सवैगन बीटल या दिलचस्प VW बस। लेकिन इन बेजर दिखने वाली गाड़ियों के पीछे एक ऐसी तारीख और डरावनी हकीकत छुपी है जो नाजी जर्मनी के दौर तक जाती है और एडोल्फ हिटलर की एक जाती दरख्वास्त से जुड़ी है। खबरदार, ये कहानी कमजोर दिल अफराद के लिए नहीं, ये एक छुपे हुए सियाह राज की कहानी है। ये वॉक्सवैगन की खौफनाक हकीकत की दास्तान है। तो हमारी वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और हम बड़ी मेहनत से आपके लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी की मईशत तबाह हो गई। हर्जाने के तौर पर जर्मनी को दीगर यूरोपीय ममालिक को 132 अरब गोल्ड मार्क्स अदा करने पड़े, जो आज के हिसाब से 500 अरब डॉलर से ज्यादा बनते हैं। इस भारी बोझ की वजह से जर्मनी की मईशत 1920 की दिहाई में तबाही के दहाने पर पहुंच गई थी और बेरोजगारी भी उरूज पर थी, और हुकूमत ने हर्जाना अदा करने के लिए इतनी ज्यादा करेंसी छाप ली थी कि इसकी अहमियत तकरीबन खत्म होकर रह गई थी। लोग सर्दियों में पैसे जलाकर घरों को गर्म रखते थे, क्योंकि लकड़ी की कीमतें ज्यादा होने की वजह से ये तरीक़ाकार बहुत सस्ता था। इस तबाहहाल माहौल में नाजी पार्टी ने अवाम के गुस्से और मायूसी का फायदा उठाया और 1933 में इक़्तिदार हासिल कर लिया। इस साल एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। इसने जर्मनी की मईशत को दोबारा उरूज पर लाने का वादा किया और इसके लिए इसका मंसूबा था कि जर्मनी को एक खुद कफील कौम बनाया जाए। हिटलर का एक ख्वाब था कि जर्मनी के शहरों को एक बड़े ऑटोबान यानी हाईवे नेटवर्क के जरिए जोड़ना, जिससे मुल्क के अंदर आमदोरफ्त आसान हो जाए। लेकिन जब ये सड़कें तैयार हुई तो एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आई। इन सड़कों पर चलाने के लिए जर्मनी के शहरियों के पास गाड़ियां ही नहीं थी। 1930 की दिहाई में गाड़ियां जर्मन अवाम के लिए एक लग्जरी समझी जाती थी और ज्यादातर आम लोगों के लिए इनकी कीमत पहुंच से बाहर थी। लेकिन जर्मन इंजीनियर्स ने एक ऐसा ख्वाब देखा, लोगों की गाड़ी, जैसे कि जर्मन में कहते हैं वोक्सवैगन। ये एक छोटी, सस्ती और आसानी से तैयार होने वाली गाड़ी का ख्वाब था। कुछ डिजाइन्स तो पहले भी पेश किए जा चुके थे, लेकिन वो कभी बड़े पैमाने पर पैदावार में जा ही नहीं सके। हिटलर ने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का फैसला किया ताकि ऑटोबान पर गाड़ियां चलाई जा सकें। इसने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए फर्डिनेंड पोर्शे को चुना, जो एक मशहूर ऑटो इंजीनियर और पोर्शे कंपनी का बानी था। हिटलर ने पोर्शे को कहा कि वो एक ऐसी छोटी गाड़ी डिजाइन करे जिसमें 2 बालिग और 3 बच्चे आसानी से बैठकर सफर कर सकें। ये गाड़ी सस्ती, कम ईंधन खर्च करने वाली और 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली होनी चाहिए थी। हिटलर ने यहाँ तक कि खुद एक खाका बनाया और कहा कि गाड़ी की शक्ल बीटल जैसी होनी चाहिए। पोर्शे ने फौरी तौर पर काम शुरू किया और अपने माजी की कामयाब डिजाइन से मुतासिर होकर एक नया मॉडल तैयार किया, जो बाद में वॉक्सवैगन बीटल के नाम से मशहूर हुआ। 1938 तक वॉक्सवैगन का पहला मॉडल तैयार हो चुका था और हिटलर भी इसे बहुत पसंद करता था। वॉक्सवैगन की फैक्ट्री वुल्फ्सबर्ग में बनाई जा रही थी, लेकिन ये फैक्ट्री नाजी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम थी। वॉक्सवैगन उस वक्त रियासती मिल्कियत थी और नाजी हुकूमत ने भी इसे जर्मन अवाम में फरोग देने की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। हिटलर ने इस गाड़ी की कीमत 990 राइख मार्क्स रखी, जो आज के हिसाब से तकरीबन 6000 अमेरिकी डॉलर बनती है। लेकिन चूंकि वॉक्सवैगन की फैक्ट्री मुकम्मल नहीं हुई थी और बहुत से जर्मन शहरी माली मुश्किलात का शिकार थे, नाजियों ने एक स्विंग स्कीम्स मुतारिफ कराई। इस स्कीम के तहत शहरी हर हफ्ते 5 राइख मार्क्स जमा कराते और जब ये रकम 990 राइख मार्क्स तक पहुंच जाती तो उन्हें 4 साल के बाद अपनी वॉक्सवैगन मिल जाती। तकरीबन 3 लाख जर्मन शहरियों ने इस स्कीम में हिस्सा लिया, लेकिन किसी को भी अपनी गाड़ी न मिल सकी,
क्योंकि 1939 में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और फिर यहाँ दूसरी जंग अजीम का आगाज हो गया। जंग के दौरान वोक्सवैगन की फैक्ट्री को हथियारों और फौजी गाड़ियां बनाने के लिए तब्दील कर दिया गया। नाजी हुकूमत ने आवाम को बताया ही नहीं कि उनकी जमा करदा रकम जंगी कोशिशों में खर्च हो रही थी। वोक्सवैगन की फैक्ट्री में काम करने के लिए जब मजदूरों की कमी हो गई, क्योंकि ज्यादातर जर्मन मर्द फौजी खिदमत अंजाम दे रहे थे, इस कमी को पूरा करने के लिए नाजी हुकूमत ने फैसला किया कि जबरी मुशक्कत के कैदियों को फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर किया जाए। हिटलर ने वोक्सवैगन के लिए कैदियों के जबरी मुशक्कत के कैंप कायम किए, जहां सोवियत, पोलिश, रूसी और यहूदी कैदी इंतहाई नाकिस हालात में काम करते थे। इनकी हालत बदतरीन थी और इन्हें गैर इंसानी सुलूक का भी सामना करना पड़ता था। वोक्सवैगन के गुनाहों की इंतहा उस वक्त हुई जब इसने कैंडरहाइम यानी बच्चों का कैंप बनाया, जहां पर जबरी मुशक्कत के कैदियों के बच्चों को रखा जाता था। लेकिन ये कैंप एक मौत का घर था। यहाँ पर बच्चे इंतहाई गलीज और गैर सेहतमंद हालात में रहते थे। इन्हें खराब पानी पिलाया जाता, इनके कपड़े तब्दील नहीं किए जाते और वो अक्सर भूख और बीमारी से मर जाते थे। 400 से ज्यादा बच्चों की अमवात हुई। वोक्सवैगन ने उन बच्चों के लिए ना कोई रहम किया और ना ही इनकी कोई देखभाल की। दरअसल ये मौत का एक और चेहरा था जिसे वोक्सवैगन ने बेरहमी से छुपाया। मुकम्मल कहानी कुछ इस तरह है। जब 1945 में इत्तेहादी अफवाज ने नाजी जर्मनी को शिकस्त दी और जर्मन इलाके पर कब्जा कर लिया, तो वोक्सवैगन की फैक्ट्री को भी बमबारी से तबाह कर दिया गया। लेकिन जर्मनी की इक्तिसादी बहाली में वोक्सवैगन को एक अहम किरदार अदा करना था। उस वक्त बरतानवी फौज के मेजर आइवन हर्स्ट को वोक्सवैगन की फैक्ट्री की बहाली का काम सौंपा गया। जब 1945 में इत्तेहादी अफवाज ने नाजी जर्मनी को शिकस्त दी और जर्मन इलाके पर कब्जा कर लिया, तो वोक्सवैगन की फैक्ट्री को भी बमबारी से तबाह कर दिया गया। लेकिन चूंकि जर्मनी की इक्तिसादी बहाली में वोक्सवैगन को एक अहम किरदार अदा करना था, उस वक्त बरतानवी फौज के मेजर आइवन हर्स्ट को वोक्सवैगन की फैक्ट्री की बहाली का काम सौंपा गया। फैक्ट्री तो तकरीबन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी, छतें गिर चुकी थी, जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और मशीनरी को शदीद नुकसान पहुंचा था। लेकिन आइवन हर्स्ट ने फौरन फैसला किया कि फैक्ट्री को बहाल किया जा सकता है। यहाँ पर आइवन हर्स्ट को एक बड़ा चैलेंज दरपेश था। वो फैक्ट्री जो तबाही के दहाने पर थी, उसे दोबारा जिंदा करना और उसे जर्मन अवाम के लिए रोजगार का जरिया बनाना। इसने सोचा कि अगर वोक्सवैगन की गाड़ियां बरतानवी फौज के इस्तेमाल के लिए तैयार की जाएं, तो ये फैक्ट्री जल्द ही दोबारा काम शुरू कर सकती है। इत्तेफाक से वोक्सवैगन फैक्ट्री में एक ऐसी गाड़ी का प्रोटोटाइप महफूज रहा था जो बमबारी में तबाह नहीं हुआ था। आइवन हर्स्ट ने गाड़ी को फौजी रंग में रंगा और उसे बरतानवी फौज के हेडक्वार्टर भेजा। हैरत अंगेज तौर पर बरतानवी फौज ने 20,000 गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया और फिर जल्द ही ऑर्डर को 40,000 गाड़ियों तक बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला सामने आया। फैक्ट्री की मशीनरी नाकिस थी और मजदूर बहुत कम थे, क्योंकि ज्यादातर जबरी मुशक्कत करने वाले कैदी जंग के बाद अपने मुल्क वापस चले गए थे और जरूरी मवाद जैसे कि शीशा, स्टील और बैटरियों की कमी थी। आइवन हर्स्ट ने इन तमाम मसाइल का सामना किया और इनका हल निकालना शुरू किया। फैक्ट्री से मलबा हटाया गया, मशीनरी की मरम्मत की गई और फैक्ट्री की पैदावार को दोबारा शुरू किया गया। उसने बरतानवी फौज के साथ मिलकर नाजी कैदियों को भी वोक्सवैगन कंपनी में काम करने के लिए वापस बुलाया। जल्द ही वोक्सवैगन की गाड़ियां दोबारा तैयार होने लगी और 1946 के आखिर तक फैक्ट्री ने 10,000 गाड़ियां तैयार कर ली थी। आइवन हर्स्ट ने न सिर्फ फैक्ट्री को बहाल किया, बल्कि फैक्ट्री के अंदर नए तरीके भी मुतारिफ कराए, जैसे मोटराइज्ड फ्लैट वैगन्स, जो कि गाड़ी के पुर्जों को फैक्ट्री के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसके बाद इन फ्लैट वैगन्स को तब्दील करके आवाम को फरोख्त करने के लिए तैयार किया गया और ये मंसूबा बाद में वोक्सवैगन टाइप 2 यानी मशहूर VW बस बन गया, जिसे बुली के नाम से भी जाना जाता है। 1949 तक, जब तक इत्तेहादी अफवाज ने जर्मनी को दोबारा एक आज़ाद कौम के तौर पर तस्लीम किया, आइवन हर्स्ट का काम मुकम्मल हो चुका था। वोक्सवैगन अब एक कामयाब कंपनी बन चुकी थी और जर्मन अवाम के लिए दोबारा एक अलामत बन गई थी।
1950 की दिहाई में वॉक्सवैगन बीटल और VW बस दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। 1955 में वॉक्सवैगन ने अपनी 1 मिलियन बीटल फरोख्त की और 1972 तक ये दुनिया की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ी बन गई। इस दौरान वॉक्सवैगन ने अपने कारोबार को वुसअत दी और मजीद मॉडल्स मुतारिफ कराए, जैसे कि वॉक्सवैगन टाइप 3 और वॉक्सवैगन टाइप 4, और वो भी बेहद कामयाब साबित हुई। VW बस का ताल्लुक 1960 की दिहाई में हिप्पी तहरीक से जुड़ गया और उसे अमन और मोहब्बत का निशान समझा जाने लगा। वॉक्सवैगन ने एक शानदार रीबिल्डिंग की और एक ऐसी कंपनी जो एडोल्फ हिटलर के हुक्म से वजूद में आई थी, अब दुनिया भर में अमन और मोहब्बत की अलामत बन गई। 1960 में वॉक्सवैगन की निजकारी कर दी गई, जिसके बाद हुकूमत ने कंपनी का 20% हिस्सा अपने पास रखा। 1964 में वॉक्सवैगन ने एक जर्मन कार कंपनी ऑटो यूनियन को खरीदा, जिसका एक मशहूर ब्रांड ऑडी था। 1980 की दिहाई में वॉक्सवैगन ने सीट और स्कूडा को अपने कारोबारी ग्रुप में शामिल किया और फिर बेंटली, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी जैसे मशहूर ब्रांड्स को भी खरीद लिया। वॉक्सवैगन का अगला चैलेंज 2000 की दिहाई के आखिर में आया, जब इसने अपनी तारीखी शराकतदार कंपनी पोर्शे ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। 2008 के माली बहरान के दौरान पोर्शे ने वॉक्सवैगन के हिस्से खरीद कर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। पोर्शे का मकसद था कि वो वॉक्सवैगन को अपनी छतरी के नीचे लाए और दुनिया की सबसे बड़ी कारसाज कंपनी बन जाए, लेकिन यहाँ पर मामला पोर्शे की तवक्कात के बरअक्स हो गया। वॉक्सवैगन ने एक जबरदस्त हिकमत अमली के तहत खुद पोर्शे को अपने कब्जे में ले लिया। इसके नतीजे में पोर्शे खुद वॉक्सवैगन का हिस्सा बन गया और यूं वॉक्सवैगन ने साबित कर दिया कि वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। लेकिन 2000 की दिहाई में एक और नया मोड़ आया, जब वॉक्सवैगन डीजल गेट स्कैंडल में मुलव्विस हुआ। 2009 में वॉक्सवैगन ने अपनी क्लीन डीजल गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तशहीर की, जिन्हें माहौल दोस्त कहा गया, लेकिन ये सब एक झूठ था। तो हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वॉक्सवैगन ने अपनी गाड़ियों में एक खुफिया सॉफ्टवेयर नस्ब किया जो माहौलियाती टेस्टों के दौरान गाड़ी से कार्बन के अखराज को कम जाहिर करता था। जब ये गाड़ी आम सड़कों पर चलाई जाती तो ये 40 गुना ज्यादा जहरीली गैस खारिज कर रही थी। इस धोखाधड़ी का इंकशाफ 2014 में हुआ और जल्द ही डीजल गेट स्कैंडल के नतीजे में वॉक्सवैगन को $35 अरब का जुर्माना अदा करना पड़ा। वॉक्सवैगन की ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी के साथ इख्तलाफ और सच्चाई की पासदारी भी जरूरी है। आज वॉक्सवैगन दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक है और इसके बीटल और VW बस जैसे मॉडल्स दुनिया भर में मशहूर हैं। वॉक्सवैगन की कहानी एक पेचीदा और मुतनाज़ा सफर की अक्कासी करती है, क्योंकि इसका आगाज एक नाजी हुकूमत के प्रोपेगेंडा मंसूबे के तौर पर हुआ था, जिसमें जुल्म, जबरी मुशक्कत और इंसानियत की तज़लील शामिल थी। दूसरी जंग अजीम के बाद इसने हैरानकुन अंदाज में अपनी बहाली की और आलमी सतह पर ये एक कामयाब कारसाज कंपनी बन गई। वॉक्सवैगन की तारीख में कई नशीबो फराज आए, चाहे वो पोर्शे के साथ कब्जे की जंग हो या डीजल गेट स्कैंडल। इस तमाम तारीख माजी के बावजूद वॉक्सवैगन ने अपने आप को एक आलमी कारसाजी की अजीम ताकत के तौर पर कायम रखा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियाँ लेकर आते हैं जो न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेंगी बल्कि आपकी दिलचस्पी भी बढ़ाएंगी।